इस वीडियो में दिख रही लड़की 21 साल की अमृता बीएससी फॉरेंसिक साइंस में सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। उसका शौक था इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना और नए नए बॉयफ्रेंड्स बनाकर उनके इमोशंस के साथ खेलना। लेकिन 5 अक्टूबर 2025 की नाइट को दिल्ली के गांधी विहार कॉलोनी तिमारपुर एरिया में ये जहां अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रहती थी, इसी बिल्डिंग के 4th फ्लोर के फ्लैट में रात करीब 2 बजे एक जोरदार ब्लास्ट होता है। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने तुरंत ही अपना काम स्टार्ट किया और आग बुझाने में लगभग 20 से 25 मिनट लग गए। इस फ्लैट में लगी आग से सारा सामान जल चुका था और ब्लास्ट इतना पावरफुल था जिससे पूरे फ्लैट का इंफ्रास्ट्रक्चर ही हिल चुका था। लेकिन पुलिस जैसे ही अंदर गई तो वहां कुछ ऐसा दिखा कि पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां एक लाश पड़ी थी जिसके ब्लास्ट की वजह से टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। लाश को पहचान पाना मुश्किल था। बहुत बारीकी से चेक करने पर भी फॉरेंसिक टीम को वहां कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन अचानक कुछ ऐसा मिला जिससे पूरा केस परत दर परत सामने आने लगा। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये किसी शातिर दिमाग का काम था जो चाहता था कि मर्डर के बाद एक भी सबूत ना मिले। इस मर्डर की प्लानिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि बड़ी से बड़ी वेब सीरीज भी इसमें फेल हो जाए। वेलकम बैक टू द शो। माय नेम इज राजवीर एंड यू आर वाचिंग द हॉरिफाइंग केस ऑफ गांधी विहार कॉलोनी, दिल्ली। 5 अक्टूबर 2025 लेट नाइट अराउंड 2 बज रहे थे। गांधी विहार कॉलोनी तिमारपुर एरिया बहुत शांत और सुनसान था। ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। घरों में सब लोग अपने अपने काम करके सो चुके थे कि तभी इस बिल्डिंग के 4th फ्लोर से एक जोरदार धमाका हुआ जिससे आसपास में रहने वाले लोग डर गए। लोगों ने देखा कि बिल्डिंग के 4th फ्लोर से भयंकर आग की लपटें निकल रही हैं। कोई कह रहा था कि एसी ब्लास्ट हुआ होगा और कोई सिलेंडर ब्लास्ट की बात कर रहा था। बिल्डिंग के नीचे और आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। किसी ने 100 नंबर डायल करके पुलिस को कॉल किया तो किसी ने फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया। अचानक हुआ इस ब्लास्ट से लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यहाँ ऐसा धमाका किस वजह से हुआ। कुछ ही मिनट में फायर ब्रिगेड और लोकल पुलिस साइट पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने में लगभग 20 से 25 मिनट लगे। जब तक आग बुझती पूरा 4th फ्लोर का एक फ्लैट ऑलमोस्ट जल चुका था। घर के अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था। फर्नीचर, बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स सब या तो जल गए थे या मेल्ट हो चुके थे। जब रेस्क्यू टीम ने रूम के अंदर एंट्री ली तो एक जली हुई लाश मिलती है, पूरी तरह से कार्बनाइज्ड। फेस और अपर बॉडी इतनी बुरी तरह से जल गई थी कि पहचान पाना मुश्किल था। कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और रूम के रेंट एग्रीमेंट से पहचान होती है कि यह लाश 32 साल के रामकेश मीणा की है जो यहाँ पिछले कुछ महीनों से यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा था। अब सुबह के 6 बज चुके थे। शुरू में जब पुलिस और फायर डिपार्टमेंट ने सीन देखा तो उनको लगा ये एक एक्सीडेंट ब्लास्ट है। और शुरू में जो पुलिस टीम पहुंची थी उनको भी कॉल में भी यही था कि यहाँ कोई ब्लास्ट हुआ है और उससे मौत हुई है। उन्होंने कहा एसी का फ्रंट पैनल भी डैमेज था तो हमें लगा एसी एक्सप्लोड हुआ होगा। पर जब हमने डिटेल में डिस्कस किया तो कुछ भी मैच नहीं हो रहा था। सब कुछ ओड लग रहा था। तो हमने सोचा कि इस केस में और आगे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। रूम में एलपीजी सिलेंडर के एक्सप्लोजन के क्लियर साइन दिखाई दे रहे थे। किचन, बेडरूम और इनमें रखी लगभग सारी की सारी चीजें इतनी बुरी तरह से जल चुकी थी कि यहाँ से एविडेंस लेना मुश्किल हो रहा था। सीन को देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि एसी ही ब्लास्ट हुआ होगा। एसी यूनिट का फ्रंट पैनल भी पूरा फ्यूज हो गया था और दीवार से निकला हुआ था। बट इन्वेस्टिगेशन तब बदली जब फॉरेंसिक और पुलिस टीम ने बहुत बारीकी से देखा कि इस लोहे के दरवाजे की छाली टूटी हुई है और दरवाजा अंदर से बंद है। अगर अंदर कोई बंदा मारा गया तो अंदर से कुंडी बंद कैसे हुई, या फिर कोई आया भी था। यहाँ से पुलिस को शक होने लगा और पूरे फ्लैट और बिल्डिंग को सील कर दिया और अंदर ऑफिशियल्स के अलावा किसी को भी एंट्री नहीं थी। जब सीन को सिस्टमेटिकली एनालाइज किया गया तो कुछ चीजें नोट हुई। रूम के अंदर सब कुछ जला हुआ था लेकिन एक एलपीजी सिलेंडर का ब्लास्ट पैटर्न नेचुरल नहीं था। ब्लास्ट का पॉइंट और फायर स्प्रेड डायरेक्शन मैच नहीं कर रहे थे।
मतलब ऑब्वियसली गैस सिलेंडर किचन में होना चाहिए था, बट इस केस में सिलेंडर के पार्टिकल्स मिले बेडरूम में लाश के पास। और सबसे बड़ा शॉकिंग, दरवाज़ा अंदर से लॉक्ड था और कुंडी खोलने की जगह जाली कटी हुई थी, जिससे कोई भी अपना हाथ डालकर कुंडी अंदर से खोल सकता था और बंद भी कर सकता था, जैसे कोई अंदर से बंद करके गया हो या कोई ट्रिक यूज़ की गई हो। अब पुलिस को ये केस एक्सीडेंट नहीं लग रहा था, बल्कि ये एक शातिर माइंड के अपराधी का बड़े ही शातिर तरीके से किया हुआ मर्डर था, क्योंकि जिसने भी ये किया था वो ये अच्छी तरह से जानता था कि आग लगने से सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और कोई सबूत नहीं बचता। शुरू में पुलिस को फ्लैट के अंदर से कोई सबूत नहीं मिले। उन्होंने यहीं से सीसीटीवी फुटेज स्कैन करना शुरू किया। बिल्डिंग और बिल्डिंग के आसपास की गलियों के कैमरा में उस रात हुई सारी एक्टिविटी को खंगाला जा रहा था और वहीं से मिला पहला क्लू। रात के करीब 11 बजे 2 लड़के बिल्डिंग के आसपास नजर आ रहे थे। दोनों के चेहरे ढके हुए थे। रात करीब 11:30 बजे के आसपास फ्लैट में एंटर करते हुए दिखे और शॉकिंगली आग लगने से पहले वो 2 लड़के फ्लैट से निकले। लेकिन इस बार वो 2 नहीं 3 थे जो घर से निकले। एक जली हुई लाश, ब्लास्ट के साइंस और दरवाजे के लॉक के पैटर्न ने ये साफ कर दिया कि ये सिंपल एक्सीडेंट नहीं था। अगले कुछ घंटों में ही दिल्ली पुलिस ने फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व किया। अब फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। कमरे में मौजूद सभी चीज़ों को बारीकी से स्टडी किया और फिर कंफर्म हुआ। बॉडी के ऊपर और कमरे में ऑयल, की और शराब के ट्रेसेस मिलने के बाद बॉडी को सिलेंडर ब्लास्ट के थ्रू ये समझाने की कोशिश की गई थी कि ये नेचुरल एक्सीडेंट है, बल्कि वहाँ मौजूद सबूत ये कंफर्म कर रहे थे कि सिलेंडर को जानबूझकर ब्लास्ट किया गया। मतलब आग किसी ने जानबूझकर और बहुत ही शातिर तरीके से प्लान करके लगाई थी। अब पुलिस सीसीटीवी में कैद इन तीनों की डिटेल पता लगाने में जुट गई कि आखिर ये तीनों थे कौन। सीसीटीवी में चेहरे मास्क से ढके हुए थे, पर पुलिस ने उनके मूवमेंट के डायरेक्शन और टाइमिंग नोट किए। जिस रोड से वो आए और गए उस रूट के और भी कैमरास चेक किए गए। कुछ जगह पर एक वाइट स्कूटी और एक बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर ब्लर में कैप्चर हुआ। इन नंबर्स का रजिस्ट्रेशन डिटेल्स अब पुलिस के पास आ चुकी थी और इनका एड्रेस था मुरादाबाद का। उनके फ़ोन नंबर्स जब फ्लैट में आग लगी उस वक्त 2 मोबाइल फ़ोन्स तिमारपुर में एक्टिव थे, एक लड़की का नंबर और एक लड़के का। दोनों के लोकेशन पिंग्स एक ही टावर से मैच कर रहे थे। उन्हीं नंबर से पुलिस ने आइडेंटिटी ट्रेस की। लड़की अमृता चौहान, 21 साल की, बीएससी फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट। लड़का सुमित कश्यप, अमृता का एक्स बॉयफ्रेंड, मुरादाबाद में गैस सिलेंडर सप्लाई का काम करता था। तीसरा टावर पिंग उनके तीसरे दोस्त संदीप कुमार का निकला, जो उनके साथ था पर उसने मोबाइल बंद कर दिया था। सीसीटीवी और कॉल रिकॉर्ड्स दोनों एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे थे। ये 3 लोग ही उस रात फ्लैट के अंदर थे। जब दिल्ली पुलिस उनके होम टाउन पहुंची तो तीनों मोबाइल स्विच ऑफ आ रहे थे। पहले कुछ दिनों तक सर्च चली, फिर 18 अक्टूबर को अमृता और सुमित दोनों को पकड़ लिया गया। संदीप को कुछ दिन बाद उसके घर से अरेस्ट किया गया। जब उनसे इंटरोगेशन शुरू हुई तो पहले तो तीनों ने साफ इनकार कर दिया। अमृता ने कहा, मैं तो उससे मिलने गई थी, फायर उसके बाद लगी। जब उनके सामने सीसीटीवी क्लिप्स और कॉल रिकॉर्ड्स रखे गए और पुलिस की तरफ से सख्ती से इंटरोगेशन हुआ तो उन तीनों का सब्र टूट गया और तीनों ने ये कबूल कर लिया कि इन तीनों ने ही रामकेश के मर्डर की ब्रूटल किलिंग को अंजाम दिया। प्लानिंग क्या थी और अमृता के साथ सुमित और संदीप कैसे जुड़े? अमृता की रामकेश के साथ ऐसी कौन सी दुश्मनी थी कि उसने रामकेश का ऐसा हाल किया कि बस केवल उसके जले हुए टुकड़े ही माँ बाप को नसीब हुए? इसके लिए हम रामकेश और अमृता के थोड़े पास्ट में चलते हैं। रामकेश और अमृता की मुलाकात दिल्ली में ही एक जॉब इंटरव्यू के दौरान हुई। मुरादाबाद और दिल्ली में जहां रामकेश रहता था वहां का रास्ता एक ही था, तो दोनों एक ही बस से रोज सफ़र करते। दोनों में जान पहचान बढ़ी, फिर फ्रेंडशिप हुई और ये रिश्ता फिर दोस्ती से आगे बढ़ा। रामकेश, जो असल में राजस्थान से था और 32 साल का यूपीएससी एस्पिरेंट था, दिल्ली में पढ़ाई और प्रिपरेशन के लिए अभी कुछ ही महीनों पहले सेटल हुआ था। वहीं उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही थी। अमृता मुरादाबाद से थी,
उसका कैरेक्टर ठीक नहीं था। मुरादाबाद में अमृता के कुछ बॉयफ्रेंड्स बने और कॉम्प्लिकेशंस इतने बढ़ने लगे कि घरवालों के लिए अमृता अब सिर दर्द बन चुकी थी। फैमिली को सोसाइटी में रहना मुश्किल हो रहा था। बहुत समझाने पर भी जब बात नहीं बनी तो अमृता को 2 साल पहले यानी 2023 में ही घर से बेदखल कर दिया और फैमिली ने न्यूज़पेपर में भी ये स्टेटमेंट दिया कि अमृता को उसके गलत आचरण की वजह से सारी चल अचल संपत्ति से बेदखल किया जाता है और अब से वो अपनी जिंदगी में कुछ भी करे उसकी जिम्मेदार वो खुद होगी। अमृता कुछ टाइम तक मुरादाबाद में ही रह रही थी, लेकिन वो दिल्ली से बीएससी फॉरेंसिक साइंस सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। तो बाद में वो दिल्ली आ गई और दिल्ली में ही शिफ्ट होने का ट्राई कर रही थी। अमृता के पास न पैसा था न कोई ज़्यादा अर्निंग का सोर्स। इतने में ही जब रामकेश से मुलाकात हुई तो दोनों एक साथ लिव इन में रहने लगे, क्योंकि अब तक उनके बीच रिलेशनशिप डेवलप हो चुका था। शुरुआत में चीज़ें नॉर्मल रही, दोनों साथ रहते, रोज़मर्रा की बातें होती, लेकिन रामकेश का एक पर्सनल शौक था। वो इंटीमेट वीडियोस और फोटोज रिकॉर्ड करता था। शुरुआत में जो वीडियोस अमृता के थे वो अमृता की रजामंदी से ही बने, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन बदलने लगी। रामकेश ने वो मटेरियल अपने डिवाइसेस और एक हार्ड डिस्क पर स्टोर कर लिया। इस हार्ड डिस्क में कुछ ऐसा भी शॉकिंग था जिसका डिस्कस हम इस वीडियो के एंड में करेंगे। जब अमृता को ये एहसास हुआ कि रामकेश उन वीडियोस को रख रहा है और शायद फ्यूचर में उसे ब्लैकमेल या सोशल मीडिया पर वायरल कर दे, तो उसने पहले उससे रिक्वेस्ट किया डिलीट कर दे। रामकेश बार बार टालता रहा, डिलीट करने से इनकार या डिले करता रहा। लगभग 2 महीने तक अमृता ने उसको मनाने की कोशिश की, पर हर बार रामकेश ने वक्त मांगा या उसे टाल दिया। इस पीरियड में अमृता का डर और गुस्सा दोनों बढ़ते गए, क्योंकि वो मानती थी कि अगर वो अभी एक्शन नहीं लेगी तो आगे चलकर उसकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है और तब सिचुएशन इतनी हाथ से निकल चुकी होगी कि उसके पास करने को कुछ भी नहीं बचेगा। आखिरकार जब अमृता को लगा कि अब रामकेश जिंदा रहकर कभी भी वो वीडियोस डिलीट नहीं करेगा, तो उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप को कॉल किया और कहा कि रामकेश ने उसके कुछ इंटीमेट वीडियोस बना लिए हैं और हार्ड डिस्क में स्टोर कर लिए हैं। बहुत समझाने पर भी वो डिलीट नहीं कर रहा है तो सुमित भड़क गया। उसके अंदर गुस्सा और अपनी गर्लफ्रेंड के छिन जाने की खुन्नस भी दिमाग में थी। सुमित ने अपने दोस्त संदीप को भी इन्वॉल्व किया। हालांकि संदीप को यही बोला कि केवल हार्ड डिस्क रामकेश से लेनी है, लेकिन मर्डर का प्लान संदीप को नहीं बताया था। दोस्त का साथ आखिर कौन नहीं देता। सुमित और अमृता ने मिलकर प्लान बनाया, ऐसा मर्डर किया जाए जिससे रामकेश मर भी जाए और सारे सबूत ऐसे दिखाए जाए कि यह किसी भी तरह से मर्डर ना लगे। और इसमें अमृता का नॉलेज काम आया, क्योंकि अमृता फोरेंसिक साइंस में बीएससी सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी, तो वो मर्डर को कैसे एग्जीक्यूट करना है ये अच्छी तरह से जानती थी। ये उनका फाइनल डिसीजन और प्लानिंग थी। प्लान जैसा तीनों ने सोचा था वैसा ही रात को एग्जीक्यूट हुआ। सीसीटीवी फुटेज और पुलिस के स्टेटमेंट के मुताबिक तीनों उसी रात के करीब 11 बजे बिल्डिंग के आसपास पहुंच गए थे और 11:30 बजे रिकॉर्डेड एंट्री के हिसाब से मास्क पहनकर संदीप और सुमित फ्लैट में घुस गए। फ्लैट में उस वक्त प्लानिंग के हिसाब से अमृता और रामकेश मौजूद थे। उसी रात अमृता ने कई क्राइम पेट्रोल के एपिसोड्स देखे ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। रामकेश अपनी रूटीन पढ़ाई में या लैपटॉप के पास बैठा था, जो पोस्टमार्टम और सीन एनालिसिस से कंफर्म हुआ। अंदर घुसते ही उन्होंने सीधा रामकेश को असॉल्ट किया। अमृता ने हार्ड डिस्क और लैपटॉप मांगे। रामकेश से कहा गया कि वो सामान दे दे। रामकेश का जवाब वही पुराना था, उसने मना कर दिया या डिले करने की कोशिश की। उसी दौरान वर्बल आर्ग्यूमेंट तेजी से फिजिकल स्ट्रगल में बदला। सीसीटीवी और बाद की इंटरोगेशन में क्राइम सीन के रिकंस्ट्रक्शन के मुताबिक गुस्से में आकर सुमित और संदीप ने रामकेश पर हमला किया और फाइनली उसका गला दबाकर उसे मार डाला। संदीप ये देखकर घबरा गया, क्योंकि उसे झूठ बोला गया था कि केवल हार्ड डिस्क लेंगे और चले जाएंगे, लेकिन सुमित पहले ही डिसाइड कर चुका था कि जिसने उसकी गर्लफ्रेंड उससे छीन ली उसे अब जिंदा नहीं छोड़ेगा। सुमित जो गैस सिलेंडर का काम करता था, उसने सीन को एक्सीडेंट दिखाने के लिए रिक्वायर्ड चीजें अरेंज की। जो कुछ भी जलने वाला घर में मिल रहा था, जिससे आग जल्दी भड़क जाए, तेल, घी और वाइन, उनको रामकेश की बॉडी और उसके आसपास फैला दिया गया ताकि बॉडी पूरी तरह से जल जाए
और हर सबूत जलकर खत्म हो जाए। फिर सिलेंडर को किचन से उठाकर बेडरूम के पास रामकेश के सीधे सर के करीब रख दिया गया। सिलेंडर का नोजल पार्शली खोल दिया गया और उसकी पाइप को बाहर की तरफ कर दिया ताकि कुछ देर बाद गैस अक्यूमुलेट हो और एक ब्लास्ट हो जाए। इस तरह से टाइमिंग सेट की गई कि उनको वहां से निकलने का वक्त भी मिल जाए। अमृता ने हार्ड डिस्क और लैपटॉप ले लिए, बाकी चीजें वैसे ही वापस रख दी गई। यह सीन को इस तरीके से सेट किया गया कि पहली नजर में लगे कि ये एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट का केस है। इसके अलावा लोहे के दरवाजे की जाली में छेद किया गया और दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद कर दी गई ताकि बाहर से दरवाजा खोलने पर कंफ्यूजन हो और लगे कि कोई बाहर से नहीं आया। इन सब का एक हिस्सा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। एंट्रीज, मास्क पहनकर इन लोगों का अंदर जाना और कुछ देर बाद इन लोगों का बाहर निकलना, जो बाद में इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा टेक लीड बना। पुलिस ने इसी फुटेज और रिकवर्ड फिजिकल एविडेंस के बेसिस पर अगला इन्वेस्टिगेशन किया। अब शौक की बात ये थी, जब पुलिस ने तीनों अक्यूज्ड अमृता, सुमित और संदीप को कस्टडी में लिया, उन्होंने इंटरोगेशन के साथ साथ टेक्निकल रिकवरी पर फोकस किया। इन्वेस्टिगेटर्स को ऑलरेडी ये लग रहा था कि मर्डर के पीछे कोई पर्सनल मोटिव जरूर था, लेकिन जब अमृता से रिकवर हुई हार्ड डिस्क और उसके फोरेंसिक क्लोन को स्कैन किया गया तो केस का सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट सामने आया। हार्ड डिस्क के डेटा एनालिसिस में पुलिस ने देखा कि रामकेश के पर्सनल फोल्डर में काफी सारे प्राइवेट वीडियोस और फोटोज स्टोर थे। फोरेंसिक रिकवरी रिपोर्ट के मुताबिक उन फाइल्स में सिर्फ अमृता ही नहीं थी, बल्कि 15 से ज्यादा लड़कियों के प्राइवेट विजुअल्स थे। उनमें से कई लोग दिल्ली और राजस्थान रीजन के थे। ये सब एविडेंस एक ही पैटर्न में स्टोर थे और उनका मेटा डेटा कंफर्म करता था कि रिकॉर्डिंग्स कई महीनों तक अलग अलग टाइम पर ली गई थी। इस डिस्कवरी ने पुलिस के लिए केस का पूरा मोटिव क्रिस्टल क्लियर कर दिया। रामकेश अपनी गर्लफ्रेंड और दूसरी लड़कियों के प्राइवेट मोमेंट्स रिकॉर्ड करता था, उन्हें डिलीट नहीं करता था और कभी कभी थ्रेटन भी करता था कि वीडियो वायरल कर देगा। जब अमृता ने डिलीट करने की डिमांड की और रामकेश बार बार टालता गया, तभी रिवेंज और सेल्फ प्रोटेक्शन उसके दिमाग में आया। यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने एक्सीडेंट लुकिंग मर्डर को प्लान मर्डर में बदल दिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट आते ही पुलिस ने फास्ट ट्रैक एक्शन लिया। हार्ड डिस्क के सब बैकअप्स सिक्योर किए गए। उसमें जो डेटा थे वो कोड सील के तहत प्रिजर्व किए गए। दिल्ली पुलिस के साइबर एंड फॉरेंसिक सेल ने इस केस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड दिखाई। विद इन 48 आवर्स में हार्ड डिस्क का फुल मिरर इमेज बन गया और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में क्लियरली लिखा गया कि रिकवर्ड कंटेंट स्ट्रांगली इंडिकेट्स मोटिव बिहाइंड होमिसाइड। पुलिस ने यह भी कंफर्म किया कि हार्ड डिस्क में जो फाइल्स अमृता से रिलेटेड थी, उनमें से कुछ रिसेंटली एक्सेस की गई थी। मतलब मर्डर के कुछ दिन पहले तक रामकेश ने उन वीडियोस को देखा या ट्रांसफर किया था। ये पैटर्न मोटिव को और स्ट्रॉन्ग करता है कि अमृता ने उसके ब्लैकमेल होने के डर से ये मर्डर प्लान किया। फास्ट इन्वेस्टिगेशंस और डिजिटल फॉरेंसिक्स ने यह साबित कर दिया कि जो केस शुरू में एक्सीडेंट लग रहा था वो असल में एक प्लान्ड रिवेंज मर्डर था, जिसमें मोटिव हार्ड डिस्क के अंदर छुपा था। इस पूरे केस ने एक कड़वी सच्चाई सामने ला दी कि कभी कभी किसी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन वही होता है जिसे वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है। ये कहानी सोसाइटी के लिए एक वार्निंग है। डिजिटल एज में प्राइवेसी एक वेपन बन सकती है। जहां टेक्नोलॉजी कन्वेंस के लिए बनी थी, वहीं अब कंट्रोल और हैरेसमेंट का जरिया बन गया है। यहाँ ना तो अमृता इनोसेंट थी, ना रामकेश। दोनों ने गलतियां की। एक ने ट्रस्ट तोड़कर ब्लैकमेल क्रिएट किया, दूसरी ने उसका जवाब मर्डर से दिया। मर्डर को किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मर्डर सिर्फ मर्डर है। अमृता चाहती तो पुलिस के पास भी जा सकती थी, लेकिन उसने दूसरा रास्ता चुना जो सरासर गलत था। कोई हमारी निजी जिंदगी में इतना भी करीब ना आए कि उस पर हम 100% ट्रस्ट कर लें, क्योंकि ट्रस्ट अब इतना कमजोर हो चुका है जिसे तोड़ने में लोगों को अब कोई हेजिटेशन नहीं होती। अगर आप ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखना पसंद करते हैं और यहाँ तक आप इस डॉक्यूमेंट्री को देख चुके हो, तो प्लीज़ इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ना जाए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्री आप तक पहुँच सके। साथ ही अगर आपको लगता है कि किसी केस पर डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए तो नीचे कमेंट्स में भी लिखना ना भूलें। आपके प्यार के लिए थैंक यू। सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं अगले केस में।